अरे भाई, सब्जी ले लो, पेट्रोल भरवा लो या घर का किराया देख लो। हर चीज की कीमतें जैसे आसमान पर पहुंच गई हैं। ये जो महंगाई है ना, जो हम सब अपनी जेब पर महसूस कर रहे हैं, आखिर ये है क्या भला? चलिए आज मिलकर इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है ना? बाजार जाओ तो या फिर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने लगो तो एक ही बात मन में आती है, यार आखिर सब कुछ इतना महंगा होता क्यों जा रहा है? देखिए, इस सवाल का जवाब ना किसी एक चीज में नहीं छिपा है। इसे समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी खाने की प्लेट से लेकर पेट्रोल पंप तक इसका असर क्यों है। फिर दुनिया और देश में क्या चल रहा है उसे समझेंगे। उसके बाद टैक्स का पूरा चेन रिएक्शन देखेंगे, आरबीआई का क्या मास्टर प्लान है, और आखिर में मांग और पूर्ति का वो सीधा साधा खेल जो इन सब के पीछे है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उन चीज़ों से जो हमें रोज़ाना महसूस होती हैं, हमारा खाना पीना और गाड़ी का तेल। क्योंकि सच तो ये है कि महंगाई की सबसे पहली और सबसे सीधी चोट यहीं लगती है। तो ये फूड इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। ये बस वो रफ्तार है जिससे हमारी रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ों जैसे सब्जी, दाल, चावल, तेल, इन सब की औसत कीमत समय के साथ बढ़ती चली जाती है। अच्छा, तो ये कीमतें बढ़ती कैसे हैं? देखिए, ये पूरा एक चेन रिएक्शन जैसा है। मान लीजिए कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई या फिर सूखा पड़ गया, तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी। अब फसल खराब हुई तो बाजार में अनाज, सब्जी कम पहुंचेगी, मतलब सप्लाई घट गई। और जब कोई चीज कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा, तो जाहिर सी बात है उसके दाम सबके लिए बढ़ जाते हैं। और अब बात करते हैं दूसरी सबसे जरूरी चीज की। एक सीधा सा हिसाब है, इसे गांठ बांध लीजिए। जब फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल महंगा होता है ना, तो सब कुछ महंगा हो जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। पर ऐसा होता क्यों है? सोच कर देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही सबसे पहले क्या महंगा होता है? ट्रकों का भाड़ा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। अब चाहे खेतों से सब्जियां मंडी तक लानी हो या फैक्ट्री से सामान दुकानों तक पहुंचाना हो, सब कुछ महंगा हो जाता है। और इसका असर? अरे भाई, असर ये होता है कि लगभग हर एक चीज की फाइनल कीमत बढ़ जाती है। अच्छा, तो अब तक हमने घर की बात की। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं। क्योंकि महंगाई की जड़ें सिर्फ हमारे आसपास नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो हो रहा है और हमारे देश में जो नीतियां बन रही हैं, उनमें भी छिपी हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि आज के जमाने में भारत की इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। तो अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी गड़बड़ होती है ना, तो उसकी तपिश यहाँ भारत में भी महसूस होती ही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली गईं। अब नतीजा क्या हुआ? भारत जो तेल बाहर से खरीदता है, उसे भी महंगा तेल खरीदना पड़ा, और जाहिर है इसका सीधा बोझ आम लोगों की जेब पर आ पड़ा। तो ये तो हो गई दुनिया की बात, लेकिन महंगाई का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी तो देश के अंदर ही है, और वो है टैक्स। खास तौर पर पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगता है, उसका कीमतों पर बहुत बहुत बड़ा असर होता है। कभी सोचा है कि पेट्रोल की जो कीमत हम देते हैं, उसमें असल में क्या-क्या शामिल होता है? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो असल में केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स ही होता है। मतलब तेल की जो असली कीमत होती है, उसके ऊपर ये सारे टैक्स जुड़ते हैं और तब जाकर हमें वो फाइनल रेट मिलता है जिस पर हम पेट्रोल खरीदते हैं। तो मतलब समझने वाली बात क्या है कि फ्यूल पर लगा ज्यादा टैक्स सिर्फ उन लोगों पर असर नहीं डालता जो गाड़ी चलाते हैं, नहीं, ये तो एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और फिर जैसा हमने पहले भी बात की, हर जरूरी सामान की कीमत भी अपने आप बढ़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस महंगाई को रोकने के लिए कुछ किया भी जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है भारतीय रिजर्व बैंक यानी हमारे आरबीआई की। चलिए अब जरा देखते हैं कि आरबीआई इस महंगाई को काबू में करने के लिए क्या मास्टर प्लान इस्तेमाल करता है। देखिए, आरबीआई का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें। अब इसे ऐसे समझिए, जब ब्याज दरें कम होती हैं तो लोन सस्ते मिलते हैं और लोग जमकर खर्च करते हैं। लेकिन जैसे ही महंगाई बढ़ने लगती है, आरबीआई क्या करता है? वो ब्याज दरें बढ़ा देता है। इससे लोन महंगे हो जाते हैं, लोग खर्च कम करके बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं और मार्केट में पैसों का फ्लो थोड़ा कम हो जाता है।
और असल में पिछले कुछ समय से आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ठीक यही कर रहा है। उसने अपनी जो मुख्य ब्याज दरें हैं उन्हें बढ़ाया है ताकि कर्ज लेना महंगा हो जाए, लोग थोड़ा कम खर्च करें और बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लग सके। चलिए अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल हिस्से पर, और वो है मांग और पूर्ति का खेल। ये इकोनॉमिक्स का वो नियम है ना जो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन सबको एक धागे में पिरोता है। नियम बहुत ही सीधा साधा है। जब किसी चीज को खरीदने वाले ज्यादा हो यानी डिमांड ज्यादा हो और वो चीज बाजार में कम हो यानी सप्लाई कम हो तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और इसका उल्टा, जब बाजार में कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो, सप्लाई ज्यादा और खरीदने वाले कम, डिमांड कम, तो कीमत घट जाएगी। बस यही बाजार का सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल नियम है। और जानते हैं, भारत में इस समय काफी हद तक यही हो रहा है। चाहे वो फसल खराब होना हो या फिर दुनिया भर में चल रहे संकट, इन सब कारणों से कई चीजों की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। लेकिन लोगों की जरूरतें, उनकी मांग तो बनी हुई है। और जब मांग सप्लाई से आगे निकल जाती है तो नतीजा क्या होता है? वही बढ़ती हुई कीमतें। तो कुल मिला के सार क्या निकलता है? सार ये है कि महंगाई किसी एक वजह का नतीजा नहीं है। ये तो मौसम, दुनिया में हो रही घटनाएं, सरकार की नीतियां, टैक्स और मांग सप्लाई का वो खेल, इन सब का मिला जुला असर है जो एक साथ काम करता है। तो हमने वजह तो समझ ली कि ये सब हो क्यों रहा है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि महंगाई के इस चक्रव्यूह से आखिर बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।